हेलो एवरीवन, मैं मनीषा, आपके अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर यूपीएससी। जैसे कि हम सबको पता ही है एनसीईआरटी यूपीएससी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम अपनी 6 to +2 पूरी एनसीईआरटी इसमें कवर करेंगे। मतलब जितनी भी हमारी पॉलिटिकल आती है 6 to 12 हम सारी कवर करेंगे। स्टार्टिंग हम 6th क्लास से ही करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं हमारी। तो हमारा 6th क्लास में बुक है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, उसका फर्स्ट पार्ट। तो इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर ही है विविधता की समझ। इसमें हम विविधता को समझेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आपको बोल दूं, चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और एक कमेंट कर दें। तो इस पूरे चैप्टर में हम मुख्यतः 2 क्वेश्चन के आंसर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहला, विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह से बेहतर बनाती है, और दूसरा, भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना। जैसे कि हम देखते हैं भारत में बहुत सी विविधताएं देखने को मिलती हैं, जाति, धर्म, रहन सहन, भाषा, अलग अलग रूप से। लेकिन मुख्य क्वेश्चन ये उठता है हमारा कि मतलब भारत में विविधताएं आई कैसे, इन्हें लेके कौन आया और क्यों आई। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर हम इस चैप्टर में ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो हमारा चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। वे न केवल अलग दिखते हैं बल्कि वे अलग अलग क्षेत्र से भी आते हैं। तो हमने देखो होगा हमारे आसपास हमारे दोस्त वगैरह भी होते हैं, लेकिन लेकिन हम किसी न किसी रूप से एक दूसरे से अलग ही होते हैं। हम देखने में अलग होते हैं, मतलब हमारी थिंकिंग अलग होती है, फीलिंग्स अलग होती हैं। अब हम चाहे जुड़वा को भी ले लें, देखने में वो सेम हो सकते हैं जुड़वा, लेकिन उनकी थिंकिंग्स, उनकी फीलिंग्स बहुत अलग होती हैं। मतलब पूर्ण रूप से हम हूबहू किसी से नहीं मिलते, और बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। अब जैसे कि हम देखते हैं, हम +2 के बाद अपनी ग्रेजुएशन के लिए यूनिवर्सिटीज़, अच्छी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बाहर जाते हैं, बाहर के क्षेत्रों में, और बाहर के क्षेत्रों से और भी विद्यार्थी वहाँ पे आते हैं। तो क्या होता है, उनका रहन सहन हमसे अलग होता है, खान पान भी अलग होता है, मतलब उनका काफ़ी तरीके होते हैं जो हमसे भिन्न बनाते हैं उनको। लेकिन फिर भी हम उनके साथ दोस्ती करते हैं, क्योंकि दोस्ती इन सब चीज़ों को नहीं देखती। तो एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में हमें समीर 1 और समीर 2 का बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया। जब आप उदाहरण के साथ पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन हम वीडियो इतनी लंबी नहीं कर सकते, तो हम नोट्स के थ्रू इसको शॉर्ट में ही पढ़ेंगे। क्योंकि मैंने नोट्स इसलिए प्रोवाइड करवाए हैं क्योंकि जब हम बुक से पढ़ते हैं तो हमको ये लगता है कि हम यूपीएससी के लिए क्या बच्चों वाली बुक पढ़ रहे हैं, बट हम नोट से अब पढ़ेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और हमें नोट्स किस अकॉर्डिंग बनाने हैं और किस तरीके से बनाने हैं। तो इससे मे बी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो। तो अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं, उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्यौहार आदि भी भिन्न होते हैं। इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। अब अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं भारत में, रहन सहन अलग है, खान पान भी अलग है, त्यौहार भी सबके अलग है धर्म के साथ साथ, और भारत में ये सब देखने को हमें मिल जाता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा विविधता भारत में ही देखने को मिलती है हमें। जाति व्यवस्था विविधता का एक उदाहरण है। अब जाति है, धर्म अनेक है, 8 धर्म है भारत में मुख्यतः, लेकिन उन 8 धर्मों में भी अलग अलग जातियाँ हैं। अब हम हिंदू को ले लें, हिंदू कहने को एक धर्म है लेकिन उसमें अनेक जातियाँ आ जाती है। मुस्लिम है, कहने को एक धर्म है लेकिन उसमें अनेकों जातियाँ आ जाती हैं, और उन सबको अलग अलग समूहों में बांटा गया और अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। और इस बंटवारे का आधार रखा गया था कि लोग किस तरह का काम करते हैं। पहले क्या होता था, लोग जिस धर्म में जन्म लेते थे उसी के आधार पर उनको काम दिया जाता था। पहले क्या होता था कि ब्राह्मण में अगर किसी का जन्म हो गया तो वो या तो यज्ञ वगैरह करेगा या पाठ वगैरह यही पढ़ेगा, और या फिर टीचर बन सकता था, ज्ञान दे सकता था, गुरु बन सकते थे। क्षत्रिय में होता था तो क्या वो सेना में जा सकते थे, युद्ध वगैरह करते थे, और या फिर मुख्यतः क्षत्रिय हमें राजा के रूप में देखने को मिलते थे। और अगर निम्न जाति वगैरह से थे तो उन्हें लेबर का काम करना पड़ता था, और उन्हें जहाँ पे और मुख्य लोग रहते थे, राजा वगैरह रहते थे और ब्राह्मण रहते थे, उनसे बहुत दूर जाके रहना पड़ता था क्योंकि उनको अछूत माना जाता था। उन्हें बाहरी इलाकों में रहना पड़ता था, गाँव के। और इसमें एनसीईआरटी में हमें कुमार का एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है कि यदि हमारा जन्म किसी कुमार परिवार में होता है तो हम सिर्फ कुमारी ही कर सकते थे, उसके अलावा कोई और काम नहीं कर सकते थे। हम बस वही सीखना होता था और वही करना होता था, चाहे आपका उसमें कोई इंटरेस्ट हो या ना हो। अब उसका जो पेशा होगा कुमारी, अब मान लीजिए
कुमार के घर पैदा हुआ है कोई बच्चा, उसको कुमारी नहीं करनी। वो चाहे जितना मर्जी इंटेलिजेंट हो, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और वो चाहता है कि हाँ मैं भी गुरु बनूँ, शिक्षा ग्रहण करूँ और शिक्षा दूँ, बट वो चाह के भी नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि बाध्य था, कुमार के घर पैदा हुआ है तो कुमारी ही करनी पड़ेगी। लेकिन वर्तमान समय में ये सब परिस्थितियाँ देखने को नहीं मिलती, क्योंकि हमारे संविधान ने हम सबको ये अधिकार प्रदान किए हैं कि हम जो कार्य चाहें वो कर सकते हैं। इसमें हम हमारे धर्म के लिए कोई बाध्य नहीं है। अब जैसे कि हमारे पेरेंट्स, किसी फैमिली में किसी के पेरेंट्स होते हैं वो बिज़नेस क्लास हो गए हैं, तो मतलब बिज़नेस करते हैं, लेकिन बच्चों क्या होता है हमारा बिज़नेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो बच्चा कहता है कि नहीं मुझे तो यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करनी है। तो क्या हम कर सकते हैं? हमारा संविधान हमको ये अधिकार प्रदान करता है। तो अब वो नहीं रहा पहले, बट इस चीज़ के लिए बहुत वो होता था, और इसके अलावा कोई और ज्ञान को प्राप्त करना वहाँ पे ज़रूरी भी नहीं समझा जाता था कि कुमारा बस कुमारी सीख, उसके अलावा कुछ और सीखने की ज़रूरत नहीं है और ना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। बस एक स्थान तक सीमित कर दिया जाता था कि बस कुमार है तो कुमारी सीख, उससे कम या ज़्यादा कुछ सीखने की तुझे ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं। विभिन्न प्रकार के खान पान खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्म का पालन करते हैं। अब अलग अलग धर्म के अलग अलग खान पान होते हैं और उनका अलग अलग त्यौहार भी मनाया जाता है। धर्म के अलग अलग त्यौहार हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन भी करते हैं। हम अपने धर्म को तो पालन करते हैं, लेकिन जो अलग धर्म होते हैं हम उनका भी अनादर नहीं करते, उनका भी पालन करते हैं। अब जैसे कि हिंदू होते हैं वो अपने त्यौहार बनाएंगे, होली दिवाली, लेकिन वो जैसे मुस्लिम हो गए उनकी ईद, उनका भी अनादर नहीं करते। हमारे मुख्यतः जैसे दोस्त होते हैं हिंदू मुस्लिम, क्योंकि दोस्ती में ये सब चीज़ें हम नहीं देखते, हम दोस्ती सिर्फ नेचर को देख के करते हैं। तो हम उनके साथ उनकी ईद जो भी त्यौहार होते हैं उनको भी हम बहुत खुशी से मनाते हैं, उनको भी हम खुशी से पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचे वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारा करने का तरीका अलग होता है। अब जैसे कि हम देख सकते हैं, उदाहरण के लिए ले लेते हैं, एक हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है और सिख है। तो पूजा पाठ के सबके तरीके अलग हैं। हिंदू क्या करेगा, भजन गीत गाएगा, पूजा पाठ करेगा, और मुस्लिम हो गया कुरान को पढ़ेगा, नमाज करेगा, और सिख हो गए वो सिमरन करते हैं, और ईसाई लोग बाइबल को मानते हैं। तो सबका तरीका अलग है, बट असल में कर क्या होते हैं? कर तो सब अपने भगवान को याद करते हैं ना, और भगवान को याद कर रहे हैं, और सबका यही होता है कि अपने भगवान की आराधना करना, बस तरीका अलग है। कोई हाथ जोड़ के करता है, कोई हाथों को मतलब खोल के कर लेता है, कोई झुक के करता है, लेकिन करते तो सब भगवान को ही याद है, बस तरीका अलग है। असल में कर हम एक ही चीज़ रहे होते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे भारत में विविधता। तो भारत की विविधता की बात आ जाए तो करीब 200-225 वर्ष पहले, जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार में एक भाग से दूसरे भाग में यात्रा करते थे। अब पहले क्या होता था कि हवाई जहाज वगैरह तो होते नहीं थे, क्योंकि हम बात कब की कर रहे हैं, 100-200 वर्ष पहले की। उस टाइम तो बैलगाड़ियाँ होती होंगी शायद, क्या पता वो भी ना होती हों, पर फिर भी लोग क्या यात्राएं वगैरह करते थे, जलमार्ग से करते थे। पहले क्या होता था, लकड़ियों की नाव होती थी, उनके थ्रू लोग इधर उधर जाते थे, और उसके विभिन्न कारण होते थे यात्राओं करने के। मुख्यतः व्यापार के लिए जाते थे लोग, खेती के लिए जाते थे, क्योंकि बसने के लिए नई ज़मीन की तलाश में। कई बार होता है कि ज़मीन उपजाऊ नहीं रहती, वहाँ पे फसलें नहीं उग पाती, या फिर लोगों को पर्याप्त मात्रा में ज़मीन नहीं मिलती खेती के लिए, तो वो वहाँ से विस्थापन कर लेते हैं। और कई बार कारण क्या होता है कि सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है, पानी वगैरह की समस्या हो जाती है, तो लोग अपने लिए एक अच्छी जगह जहाँ पे उनको सारी सुविधाएं प्राप्त हो सकें, ऐसी जगह की तलाश में वो लोग यात्रा करते थे। काम की तलाश में, ये तो आज भी देखते हैं हम, काम की तलाश में लोग बहुत ज़्यादा यात्राएं करते हैं, गांव से शहर की तरफ आते हैं, क्यों? काम की तलाश में। तो पहले भी था ये। और युद्धों के कारण, जैसे लोग बाहरी क्षेत्रों से आते थे, युद्धों के लिए आते थे, लेकिन जब देखते थे यहाँ का वातावरण इतना अच्छा है, रहन सहन अच्छा है, और मतलब भूगोलिक स्थितियाँ अच्छी हैं, तो लोग भी यहाँ पे बस जाते थे। तो इस तरीके से बाहर की संस्कृति भारत में आई थी। और आगे देखते हैं, लोग जब नई जगह में बस शुरू करते थे, तो वहाँ के रहन सहन में थोड़ा सा बदलाव आ जाता था। अब हम जैसे देख लें कि हम
उत्तरी भाग में रहते हैं। अब हम भारत के पश्चिमी भाग में चले जाएँ, वहाँ पे रहना स्टार्ट करते हैं, तो हमारे रहन सहन में, खान पान में बहुत बदलाव आ जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है, उत्तरी भाग में हम नॉर्मली कुर्ता पजामा वगैरह पहनते हैं, और लेडीज़ वगैरह क्या सूट वगैरह पहनना पसंद करती हैं। लेकिन पश्चिमी भाग में हम जहाँ पे देखेंगे, आदमी मोस्टली वहाँ पे लुंगी वगैरह पहनते हैं और लेडीज़ साड़ी पहनती हैं। तो अब हम वहाँ पे कुर्ता पजामा और ऐसे सूट डाल के घूमेंगे तो लोग हमको अलग से नज़रिए से देखें, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा हमको इस तरीके से देखना। तो हम लोग क्या, उनके जैसा दिखने के लिए, ताकि हम उनके बीच में अजीब ना लगे, तो हम उनके रहन सहन को अपनाएंगे, साड़ी पहनना शुरू करेंगे, लुंगी वगैरह पहनेंगे, या फिर उनके कल्चर से रिलेटेड पैंट शर्ट जो भी होगी उसे पहनना शुरू कर देंगे। कुछ चीज़ें वे नई जगह से अपना लेते हैं और कुछ चीज़ें वे पुराने ढर्रे में ही चलती हैं। अब जैसे कि हम रहन सहन वहाँ का अपना लेंगे, कपड़े भी अपना लेंगे, लेकिन जो आदतें हैं हम उनको नहीं बदल सकते। अब जैसे कि हमारी कुछ आदतें होती हैं कि रात को भी हमको तो खाने में चावल ही चाहिए होते हैं, तो हम चावल ही खाएंगे, ये हमारी आदत है, हम छोड़ नहीं सकते। अब पश्चिमी भाग में क्या होता है, चावल और मच्छी मांस ये सब ज़्यादा खाया जाता है। अब वो लोग यहाँ पे उत्तरी में आ जाए, यहाँ पे मोस्टली रोटियां वगैरह जैसे खाई जाती हैं, लेकिन वो लोग तो भी अपने चावल वगैरह ही खाएंगे, क्योंकि उनको आदत हो गई है, वो पुराना अपना ये ढर्रा नहीं बदल सकते। तो कुछ बातें हम अपनी बदल पाते हैं और कुछ नहीं बदल पाते, कुछ क्योंकि रीति रिवाज ही होते हैं हमारे, तो रीति रिवाजों को भी हम नहीं बदल सकते। ये कहते हैं कि हमारे खानदानी है, तो ये समस्याएं कई बार सामने आ जाती है। इस तरह अपनी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में भी नए और पुराने का मिश्रण रहता है। अब देखेंगे, हम हर 50-60 किलोमीटर के बाद भाषाएं बदलती रहती हैं। पंजाब में भी देखेंगे 50-60 किलोमीटर के बाद बोली पंजाबी जाती है राज्य में, पर पंजाबी बोलने का तरीका भी ना बदल जाता है। अब हरियाणा में 50-60 किलोमीटर के बाद आप कहीं जाएंगे ना, हरियाणवी का तरीका बदल जाता है बोलने का, अलग अलग टच आ जाते हैं हरियाणवी में। मतलब हर राज्य में मतलब भाषाएं बदलती रहती हैं। और भोजन देख लें, हर एरिया का अलग होता है। केरल में जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, वहाँ पे मच्छी चावल ये सब ज़्यादा खाए जाते हैं। और हरियाणा में जैसे देखा है, दूध दही ज़्यादा खाई जाती है। पंजाब में क्या, साग लस्सी ये सब सुना ही होगा, पराठे परूठे बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, मुँह में पानी आ रहेगा। तो मतलब संगीत सबका अलग अलग होता है। पंजाब में पंजाबी सुनी जाती है ज़्यादातर, और जैसे कि महाराष्ट्र में मराठी। तो हर किसी की अपनी अपनी भाषा है, उस प्रकार के संगीत हैं, लोग उसी को सुनना पसंद करते हैं। धर्म सबके अलग अलग हैं, और आदि बहुत कुछ है। नए और पुराने मतलब कुछ नई चीज़ें मिलती रहती हैं और कुछ पुरानी रहती है, तो उनका नया मिश्रण बनता रहता है और नई संस्कृति स्थापित होती है। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति के आदान प्रदान होता है, और धीरे धीरे मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभर कर सामने आती है। जैसे कि हमने अभी कहा है कि हम एक दूसरे की चीज़ें सीखते हैं, कुछ हम उनसे सीखते हैं, कुछ वो हमसे सीखते हैं, तो हमारी एक मिश्रित संस्कृति स्थापित हो जाती है। और फिर ऐसे ही धीरे धीरे करके प्रथाएं बदलती रहती है और आगे प्रचलन चलता रहता है। अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों में भी विविधता उत्पन्न होती है। अब भौगोलिक स्थितियाँ हमारे रहन सहन में, खान पान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब हमारी भौगोलिक स्थिति जैसी होगी, हम वैसे ही रहन सहन अपनाएंगे। अब मुख्यतः हमारे पास जो चीज़ ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में होगी, हम वही चीज़ लेंगे। अब जैसे कि हम देखते हैं लद्दाख साइड, हमारे एनसीईआरटी में हमें लद्दाख और केरल का अच्छा उदाहरण दिया है, अभी हम पढ़ेंगे आगे। तो इसमें क्या होता है कि लद्दाख साइड क्या बर्फ़ पड़ती है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे हरियाली हमें देखने को नहीं मिलती, तो क्या वहाँ पे अधिक फसल नहीं हो पाती है। तो वहाँ के लोगों के पास क्या होता है, ज़्यादातर ऑप्शन वो दूध से बने पदार्थ खाते हैं, क्योंकि वो अपने गाय बकरी याक ये सब पालते हैं। उनके पास जो होता है दूध से बने पदार्थ, घी हो गया, दूध और पनीर जो भी होता है, ये चीज़ें ज़्यादा खाएंगे। और केरल की साइड हम देख लें, वहाँ पे समुद्री एरिया है, मछलियों का व्यापार बहुत बड़े पैमाने पे होता है, तो वहाँ पे लोग मछलियाँ इसलिए ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो मतलब भौगोलिक स्थितियाँ भी हमारी विविधता में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं। आगे देखते हैं। हाँ, उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फ़र्क है। ना केवल वहाँ के लोगों में कपड़े खान पान की आदतों में फ़र्क होगा, लेकिन बल्कि जिस तरह का काम करेंगे वे भी अलग होगा।
अब वही कह रहे हैं ना, समुद्र के पास रहेंगे तो वहाँ क्या गर्मी होती है, केरला साइड वहाँ पे क्या लुंगी वगैरह में लोग घूम लेते हैं। पर हम लद्दाख पहाड़ी एरिया ठंडे एरिया में चले जाएं, लेकिन वहाँ हम लुंगी में घूम सकते हैं? नहीं भाई, स्वेटर वगैरह पहनेंगे, इतनी ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पे। तो मतलब हमारे कपड़ों में ही फ़र्क नहीं आ जाता, वहाँ के खान पान में भी अलग होता है। जैसे कि हमने अभी अभी पढ़ाई है, जो चीज़ें जहाँ पे हमें ज़्यादा अधिक उपलब्ध होगी हम एरिया में वही खाना पसंद करेंगे, क्योंकि हमें वही आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। और आदतों में फ़र्क होता है, बल्कि जिस तरह का काम करेंगे वे भी अलग, काम भी अलग अलग ही होता है। जो जिस चीज़ें जहाँ पे ज़्यादा उपलब्ध होंगी हम वही चीज़ें का काम करेंगे हमारे एरिया में, ये हम अभी पढ़ेंगे। आइए, भारत में दो भागों में, अब जैसे मैंने कहा था लद्दाख और केरल, ये दो उदाहरण दिए गए हैं। इसके ज़रिए हम समझेंगे कि कोई क्षेत्रों में विविधता किस तरह में ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों पे असर डालती है। सबसे पहले हम लद्दाख के बारे में पढ़ेंगे। लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ी में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। आप सोचेंगे रेगिस्तानी, जम्मू कश्मीर में तो मतलब ठंड है भाई इतना, और मतलब बर्फ़ पड़ती है, वो रेगिस्तानी कैसे हो गया? तो आपको बता दें, रेगिस्तानी इलाका वही नहीं होता जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो या फिर रेतीली रेत हो। रेगिस्तानी इलाका वो हो जाता है जहाँ पे कुछ फसल वगैरह नहीं हो पाती, ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं होते, मतलब सूखी बंजर सी ज़मीन को बोल देते हैं हम रेगिस्तान। और लद्दाख में बहुत ही कम खेती संभव है, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ होती है अधिकतर, और क्योंकि क्षेत्र में बारिश बिल्कुल ना के बराबर होती है, मतलब होती नहीं, बिल्कुल ही बहुत कम होती है, मतलब बहुत रेयर। और इसका इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ, और एरिया जो है ना बर्फ़ से ही ढका रहता है। आप घूमने कभी गए हो तो देखा ही होगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है। तो मतलब नहीं भी गए तो जाइएगा ज़रूर कभी, क्योंकि बहुत ही अच्छी जगह है घूमने के लिए। वहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ मिलती है हमें चारों तरफ देखने के लिए। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उगते हैं, क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है वहाँ पे लोगों को पीने के लिए भी पानी उपलब्ध नहीं होता, तो पेड़ पौधों को तो क्या देंगे वो, और देते हुए तो बर्फ़ जम जाती है वहाँ पे, जड़ों तक पहुँच ही नहीं पाता पेड़ों के, तो इसलिए पेड़ बहुत कम उगते हैं वहाँ। और पीने के पानी के लिए लोग गर्मियों के महीने में पिघलती हुई बर्फ़ के ऊपर निर्भर रहते हैं, कि जो बर्फ़ पिघलेगी उनको स्टोर कर लेते हैं, वही आगे सर्दियों में काम आएगी कुछ, मतलब इस तरीके से उनका काम चलता है। यहाँ के लोग एक ख़ास किस्म की बकरियाँ पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलती है। बकरियाँ, याक, भेड़ें इस तरह की पाली जाती हैं जिससे हमें ऊन प्राप्त होती है। और जो हम शॉल स्वेटर्स वगैरह पहनते हैं तो मोस्टली हमारी ऊन वगैरह जो होती है लद्दाख से ही आती है। यह ऊन कीमती होती है, इसलिए पश्मीना शॉल बहुत ही महंगी होती है। तो आपने मोस्टली देखा होगा जो ऊनी वगैरह कपड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। बट आप ये सोच रहे हो कि मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग बेचने के लिए आते हैं, तो उनको कहते हैं कश्मीरी आ गए बेचने के लिए, कश्मीरी शॉल ले लो, कश्मीरी स्वेटर्स वगैरह ले लो। फिर आप सोचोगे कि ऊन तो बन रही है लद्दाख में और नाम हमारा कश्मीर का, तो इसका कारण ये हो जाता है कि लद्दाख के लोग इस ऊन को कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं, और कश्मीर में पश्मीना शॉल बनाई जाती है। मतलब लद्दाख में सिर्फ ऊन बनती है, उनकी शॉलें वगैरह जो स्वेटर वगैरह बुनी जाती हैं वो कश्मीर में आके बनती है, और इसकी बुनाई हाथों से की जाती है। अब जब एनसीईआरटी पढ़ोगे उसमें एक पिक दी गई है, आप मतलब बहुत अच्छे से समझ आएगी। तो आप कहेंगे कि ये जो नोट्स मिल रहे हैं इनकी पीडीएफ वगैरह, तो इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और जो पूरा चैप्टर है उसको भी अगर आप पढ़ना चाहें और ये सब पिक्स देखने के लिए आपको उसकी ज़रूरत पड़े तो वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। और अगर आपको अच्छी लग रही हो वीडियो, समझ आया हो कुछ, तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर दें। आगे देखते हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, खास तरह के छेना आदि मांस खाते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा ही था, जो चीज़ हमें उपलब्ध होती है वहाँ पे, लोग जानवर ही पालते हैं वहाँ पे ज़्यादातर, तो उन्हें दूध ही मिलता है पर्याप्त मात्रा में, तो दूध से जो पदार्थ मिलते हैं वो वही चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। मक्खन हो गया, चीज़ हो गया, और ख़ास तरह का छेना हो गया, लस्सी टाइप, छाछ, और मांस वगैरह तो खाते ही हैं। और हर एक परिवार के पास कुछ गायें, बकरी और याक होती हैं। अब अपना गुजारा करने के लिए ये सब लोग पालते ही हैं, क्योंकि अब उनके पास और कुछ तो है नहीं है, ये चीज़ें खाते पीते हैं, तो हर परिवार में ये चीज़ मिल ही जाती है वहाँ पे। अब हम पढ़ेंगे केरल के बारे में।
केरल। केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ एक राज्य है। जब आप भारत का मैप देखते हो तो आप देखोगे कि लद्दाख सबसे ऊपरी भाग में आ जाता है भारत के, और केरल बिल्कुल निचली भाग में है। और ये एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और उसके एक तरफ में हमें पहाड़ियाँ देखने को मिल जाती हैं। वहाँ पे भी पहाड़ियाँ होती हैं, लेकिन वहाँ पे बर्फ़ वगैरह नहीं होती, नॉर्मल हरियाली देखने को मिलती है हमें केरल में। केरल भी घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे कि काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। तो इन मसालों के कारण ही यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। अब वहाँ पे मोस्टली क्या हमें ये सारे मसाले मिल जाते हैं, और ये सब मसाले बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। मतलब आज भी हम कोई भी चीज़ बना लें, मसालों की हमें आवश्यकता पड़ती है। और जब व्यापारियों को पता चला हाँ भी केरल में इतने सारे मसाले होते हैं, पहाड़ियाँ, वहाँ की इतनी उपजाऊ ज़मीन है इन मसालों के लिए, तो वो आकर्षक का केंद्र बन गया। तो लोग कुछ समुद्री मार्ग से आए, कुछ और अन्य मार्गों से आए, तो मतलब बहुत सारे लोग वहाँ पे आए व्यापार के लिए। और सबसे पहले वहाँ पे अरबी और यहूदी व्यापारी केरल में आए। तो ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। संत थॉमस नाम तो आपने सुना ही होगा। इनके ऊपर बहुत सारे स्कूल भी बने इनके नाम के ऊपर, सेंट थॉमस, मतलब बहुत सारे स्कूल बने हैं, नाम सुना ही होगा। तो भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है, मतलब सेंट थॉमस को जाता है। यही भारत में ईसाई धर्म को लेके आए थे। आगे देखते हैं। अरब से आई व्यापारी यहाँ आकर बस गए थे। तो जब अरब से व्यापारी आए, वो आए तो व्यापार के इरादे से थे कि हाँ हम कच्चा माल प्राप्त करेंगे और अपने देश में, बट उन्होंने देखा यहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ अच्छी है, वातावरण अच्छा है, हम यहाँ पर रह सकते हैं। तो यहाँ का वातावरण, भौगोलिक स्थितियाँ देख के वो लोग यहीं पे बस गए। और आगे हम देखेंगे इबन बतूता, इसके ऊपर भी गाने गुने हैं। मतलब ये हमारे एक यात्र वितात थे। तो जब करीब 700 साल पहले यहाँ आए, इन्होंने यात वितात में मुसलमानों के जीवन का विवरण किया। तो उनकी ये पुस्तक लिखते थे वो, यात वितात। तो इसमें उन्होंने वर्णन किया कि यहाँ पे केरला में मुस्लिम्स का जीवन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतर है। आपको देखने मिल जाएगा कि पश्चिमी एरिया में अधिकतर आपको मुस्लिम लोग मिल जाएं, क्योंकि वहाँ पे उनका जीवन प्रारंभ से ही बहुत अच्छा है। उन्होंने अपनी पुस्तक में इसका जिक्र किया, इससे और भी आकर्षक हुए लोग और वहाँ पे जाके बसना शुरू कर दिया। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे। तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। अब जब वास्को डी गामा पानी के मार्ग से आए थे, समुद्री मार्ग से केरल के पास, क्योंकि समुद्र ही है एक एरिया में, तो यूरोपियों को भी वहाँ से समुद्री रास्ता पता चल गया था। तो वो भी समुद्र के रास्ते से आए व्यापार के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए बाद में ब्रिटेन से भी आए लोग काफ़ी सारे। तो बहुत सारे अलग अलग कंट्री वगैरह से लोग यहाँ पे आके बसने लग गए थे। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। अब उनके इतने सारे धर्म के लोग आ गए थे वहाँ पे, अरबी, यहूदी, मुस्लिम्स, तो मतलब अलग अलग धर्म हो गए थे। तो वो अपने धर्मों का पालन करते थे और दूसरे धर्मों का भी पालन करते थे। और जिसमें हो गया यहूदी, इस्लाम, हिंदू, बौद्ध, बहुत सारे धर्म आ गए थे वहाँ पे शामिल। और यहाँ पे चीन के व्यापारी भी आए थे। अब भाई इतने लोग आए तो चीन क्यों पीछे रहने लगा, और चीन तो वैसे भी हर जगह आगे ही रहता है। तो चीन के व्यापारी यहाँ पे आए और उन्होंने यहाँ पे व्यापार करना शुरू कर दिया। देखा कि हाँ भाई किस तरह का वातावरण है, किस प्रकार से यहाँ पे उगाई जाती है, और हम यहाँ पे किस प्रकार से व्यापार कर सकते हैं। तो चीन भी यहाँ पे आया। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते थे वे चीनी जालों से हूबहू मिलते थे। तो मतलब हम ये बात कह सकते हैं कि जो भारत ने जाल अपनाए, जाल यूज़ करते हैं मछली पकड़ने के लिए, वो हमने चीनी व्यवस्था से लिए हैं। क्योंकि जो चीन में पहले जाल बनाए गए थे तो हूबहू मिलते थे वो, सेम टू सेम। आप देखेंगे एनसीईआरटी में इसकी पिक भी दी गई है हमें कि किस प्रकार से जाल होते थे, कैसे जाल होते थे। आप देखोगे तो पिक्चर्स देख के आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो एक बार आप एनसीईआरटी को देखिए ज़रूर, उसमें पिक्चर्स देखिए जाएँ। और नोट्स तो आपको प्रोवाइड हो ही रहे हैं, और मैं कहूँगी फिर भी खुद से नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब हम खुद से नोट्स बनाते हैं तो हमको आसानी से समझ आ जाता है। और मैंने
मोस्टली जो इम्पोर्टेड बातें हो सकती थी वो ली हैं, और इसमें से आप खुद से नोट्स बनाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा। मेरा मोटो बस आपको एक अच्छे से समझाना है ये चैप्टर। और केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। वहाँ पे चावल की खेती होती है अधिकतर मात्रा में, मतलब वहाँ का जो वातावरण है, भौगोलिक स्थितियाँ, वो चावल के लिए उपजाऊ मानी जाती है। और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा ही था, क्योंकि जो चीज़ वहाँ पे उपलब्ध होती है वही खाना पसंद करते हैं। अब हमने लद्दाख के बारे में पढ़ा, केरल के बारे में पढ़ा, अब हम इनकी तुलना करेंगे। जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। अब बिल्कुल अलग ही है, हमने देखा एक जगह बर्फ़ पड़ती है और एक जगह हरियाली है, एक जगह पानी देखने को पानी पानी है, समुद्र है, और एक जगह पानी के लिए लोग तरसते हैं, एकदम सूखा पड़ा हुआ है। तो भौगोलिक स्थितियाँ तो अलग है, लेकिन वही हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों में इतिहासों में एक ही प्रकार की संस्कृति का प्रभाव पड़ा। तो वहाँ पे संस्कृति समान रूप से आई, क्योंकि चीनी लोग केरल में भी गए थे और वो लोग लद्दाख में भी गए थे, मतलब हर जगह गए। और मुस्लिम उधर भी आए, मतलब लद्दाख में भी आए, केरल में भी आए, बौद्ध, मतलब दोनों जगह समान रूप से धर्म पहुंचा और अलग अलग धर्म के लोग, और उन्होंने अपने अपने धर्म की स्थापनाएं की। तो मतलब संस्कृति का प्रभाव दोनों जगह ही पड़ा। दोनों क्षेत्रों में चीनी और अरबियों आने वाले व्यापारियों का प्रभाव पड़ा। आगे देखते हैं। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थितियों ने मसालों की खेती संभव बनी, वहीं लद्दाख में विशेषकर भौगोलिक स्थितियों और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। तो लद्दाख में ऊन को देख के वहाँ के लोग, व्यापारी वहाँ पे आकर्षित हो गए थे। केरल में मसालों को देख के आकर्षित हुए थे। तो जिस व्यापारी का जिस के लिए वो व्यापार करते थे उसी की ओर खींचे गए। जो ऊन का व्यापार करते थे व्यापारी, वो लद्दाख की तरफ गए। जो मसालों का करते थे वो केरल की तरफ गए। तो इस प्रकार से व्यापारी आकर्षित हुए वहाँ के भौगोलिक स्थितियों को देख के। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्राय गहरा रिश्ता होता है। अब भूगोल हो गया, जो भौगोलिक स्थिति होगी उससे तो वहाँ का गहरा रिश्ता होना ही है, और जो इतिहास भी होगा, क्योंकि जो लोग वहाँ पे आए हैं अभी वहीं बसे हुए हैं, क्योंकि पहले जो जो धर्म आए थे अभी भी वहीं पे धर्म बसे हुए हैं। तो मतलब इतिहास का और भूगोल का बहुत ही गहरा संबंध है, और ना केवल बीते समय में बल्कि वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है। जैसे कि हमने कहा ही था, अभी पीछे पढ़ा ही था कि लोग किस कारण से यात्रा करते थे। बहुत सारे कारण थे, तो पहले बहुत सारे कारणों से करते हैं, लेकिन अभी भी मतलब काम के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रा करते ही हैं। शहर से गांव की तरफ आ गए, दूसरे शहर से किसी और शहर में चले गए। देखो होगा आपने, बिहार के लोग होते हैं, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, अलग अलग राज्यों में जाते हैं काम के लिए, ताकि उनका काम मिल जाए, उनकी रोज़मर्रा चलती रहे, अपना गुजारा कर सके वो। और एकजुट होकर अब हम कर देखते हैं, जब अंग्रेज़ आ गए थे आंदोलन के टाइम में, तो सब लोगों ने एकजुट होकर आंदोलन किया था। अब उसमें लोग जेल में भी गए थे और अंग्रेज़ों का अलग अलग रूप से उन्होंने विरोध किया था। अब ये तो नहीं कह सकते उसमें सिर्फ हिंदू थे या सिर्फ मुस्लिम थे या सिर्फ ईसाई थे या सिखी थे, नहीं ना। और ये भी नहीं कह सकते हाँ तो सिर्फ पुरुष ही थे, नहीं, क्योंकि वहाँ पे सभी लिंग थे, सभी धर्म थे, और लेडीज़ भी थी। पुरुष ही क्यों थे? झांसी की रानी बहुत बड़ा उदाहरण बन जाती है हमारा इसके लिए, क्योंकि लेडीज़ भी थी और सबने एक होकर अंग्रेज़ों का विद्रोह किया था। अंग्रेज़ों ने भारत में क्या आए तो वो सिर्फ एक व्यापार करने के लिए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में। तो सोचा कि हम तो उन पर शासन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भारत में तो बहुत सारी विविधताएं हैं और लोगों में हम फूट डाल सकते हैं। और अंग्रेज़ों का तो एक ही नियम था, फूट डालो, शासन करो। लेकिन बाद में हमारे देश के लोगों ने उन्हें ये साबित कर दिया था कि हम में विविधता तो है, पर हमारी विविधता में एकता है, हम सब एक हैं। वो सोचते थे कि हम इमोशनल फूल्स हैं, बट हम इमोशनल ज़रूर थे लेकिन फूल्स नहीं थे। हमारे इमोशनल जो हम थे वो नेगेटिविटी नहीं थी, हमारी एक पॉजिटिविटी थी, हमारी एक ताकत थी। हम दूसरों को भी दुख या परेशान नहीं देख सकते थे। तो इसलिए हम एकजुट होकर हमने अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा दिया था, उनका विरोध किया था, जिसमें हमारे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, महिला, पुरुष और मतलब सब शामिल थे।
अब हम एकता की बात किया तो हम आगे पढ़ेंगे विविधता में एकता। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब में लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने बुक लिखी थी इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। उसमें इन्होंने ये बात लिखी है कि भी बाहर से नहीं थोपी गई है, हम मतलब ज़बरदस्ती नहीं है, हमारे अंदर एक भावना है, हमारी जो प्रथाएं हैं वो हम सबको एक बनाए रखती हैं। अब हम ज़बरदस्ती नहीं रखते किसी और धर्म के साथ या किसी और जाति के लोगों के साथ, हम सब में एक एकता है, और एकता में हमको बांधे रखता है हमारा संविधान है जो हम सबको एक बनाए रखता है, समान अधिकार देता है, जिसकी वजह से हम एक रहते हैं और समान अधिकार रहते हैं, और मतलब खुशी खुशी एकता से रहते हैं। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। अब विविधता को पहचाना अलग धर्मों को, और उनको पहचानने के बाद प्रोत्साहित भी किया कि हाँ ये धर्म एक होके रह सकते हैं, हम अलग अलग धर्म ज़रूर हैं और लेकिन हम एक होके रह सकते हैं। अब भारत में रहते हैं अलग अलग लोग, आपके दोस्त भी होंगे अलग अलग जातियों के, लेकिन हम प्रोत्साहित करते हैं कि हाँ हम सब एक हैं और एक ही रहेंगे। और आगे आ जाता है कि यह नेहरू जी ही थे जिन्होंने भारत में विविधता का वर्णन करते हुए कहा, अनेकता में एकता का विचार हमको नेहरू जी ने दिया। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि अनेकता में एकता का विचार हमें किसने दिया, तो ऑप्शन दे देते हैं कहीं अलग अलग, और हमें सही जवाब दे देना है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने हमें अनेकता में एकता का विचार दिया था। अब भारत में अब हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया कि कैसे व्यापारी आए, कैसे वो बसे, किस तरह से उन्होंने व्यापार किया और किन कारणों से आए, और हम सब में एकता कैसे बनी। तो हमने मुख्यतः जो क्वेश्चन ढूंढने थे स्टार्टिंग में, हमने दो क्वेश्चन कहे थे, यही विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह से बेहतर बनाती है। बेहतर बनाया, हम सबको एकता का पाठ बताया, भारत में एकता स्थापित हुई विविधता में, और भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना, किस प्रकार से लोग यहाँ आए, किन कारणों से आए और किन माध्यमों से आए। तो ये सब हमने पढ़ा इसमें, और ये हमारे पाठ का आधार था जो हमने पढ़ा। और जब आप NCERT में पढ़ोगे तो उसमें हम ब्रीफ में दिया गया, उदाहरणों के साथ दिया गया, लेकिन अब इसके बाद आप जब पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी और पढ़ने में आसान भी लगेगी, और आपको समझ आ जाएगा कि आपको नोट किस तरीके से बनाना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, पढ़ाने का तरीका समझ आया हो आपको कुछ भी, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें और उनकी भी अच्छे से तैयारी हो सके। थैंक यू सो मच।